अगर आपके सामने कोई ऐसी बुक आ जाए जिसका कोई राइटर ना हो, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों पन्ने हों, जिसकी हर एक लाइन आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हो, ना उसका कोई फाइनल एडिशन हो, अगर वो बुक आपको मिल जाए तो शायद आपको जीवन में किसी और चीज़ से सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो चीज़ ही, क्रिएशन ही आपके पास आ जाती है। यस, और उस किताब का नाम है नेचर, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इसी नेचर से हमने घर बनाना सीखा, नदियों से रास्ता बनाना और पक्षियों से उड़ान भरना, सूरज से ऊर्जा, पेड़ों से आर्किटेक्चर और मकड़ियों से इंजीनियरिंग। ऐसे न जाने कितने ही एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जो हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर की दुनिया को समझने के लिए हमें बाहर की दुनिया को ही देखना पड़ता है। क्या हम प्रकृति को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या केवल कंज्यूम कर रहे होते हैं? क्योंकि अपने भीतर तक जाने का रास्ता हमें बाहर से ही तो नज़र आता है। जो ये पूरा संसार है, ये हमारे भीतर की ही तो रेप्लिका है। तो आज हम बात करेंगे 5 तत्वों की, जो हमें हर समय कुछ न कुछ लेसन्स सिखा रहे होते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया कि इन 5 महातत्वों से ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड बना, और हमारे जीवन के हर पॉइंट पे ये तत्व हमें कुछ न कुछ सिखा रहे होते हैं, हमारा साथ निभा रहे होते हैं। तो ये क्या हमें बताना चाहते हैं, वो हम आज कोशिश करेंगे कि आप तक इस लेसन को पहुंचा पाएं। पहला एलिमेंट है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। अगर स्थिर होना हो तो पृथ्वी को देखो, पहाड़ को देखो। सोचो, एक इंसान जंगल में बैठा है, उसके पास बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर तो नहीं, लेकिन इंजीनियर मैनुअल भी नहीं है। लेकिन उसके सामने बस एक पहाड़ है। बहुत देखता है कि वह खड़ा है, बारिश आती है चाहे हवा, चाहे सीजन्स बदलते हैं, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह पर बना हुआ है। शायद यहीं से इंसान ने एक बहुत गहरी बात सीखी, जो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा मूवमेंट करना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रेंथ का मतलब होता है अपनी जगह पर टिके रहना। भारतीय परंपरा में पृथ्वी तत्व केवल मिट्टी या जमीन नहीं है, वह स्टेबिलिटी, सॉलिडिटी, डेंसिटी और ग्राउंडिंग का प्रिंसिपल है। पंचमहाभूता की परंपरा में शरीर और कॉस्मोस को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखा गया। और साइकोलॉजी की भाषा में देखें तो हमारे सराउंडिंग्स भी हमारे मेंटल स्टेट को प्रभावित करती हैं। नेचर पर रिसर्च बताती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट अटेंशन को रिकवर करने, स्ट्रेस से साइकोलॉजिकल रिकवरी और वेलबींग को सपोर्ट करने में मदद करती है। इसीलिए शायद कभी कभी हमें मोटिवेशन नहीं, बल्कि ग्राउंडिंग चाहिए होती है। हम पूछते हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं? यही सवाल प्रकृति हमसे पूछती है कि पहले यह देखो, तुम हो कहाँ, तुम खड़े कहाँ हो। तो हमने अर्थ से सीखा क्या? ग्रो बट स्टे रूटेड। सेकंड एलिमेंट है वाटर, यानी कि जल। पानी रास्ता नहीं ढूंढता, बल्कि रास्ता बना देता है। ये तो हमने बहुत पहले से सुना है। एक नदी को देखिए, उसके पास कोई फिक्स्ड ब्लूप्रिंट नहीं होता। चट्टान सामने आएगी तो नदी उससे लड़कर हमेशा नहीं जीतेगी। वह यह जानती है, इसलिए वह मुड़ जाती है, रास्ता बदल देती है, और धीरे धीरे, और वहाँ पानी जो सॉफ्ट दिखाई देता है, सालों बाद कठोर चट्टान को भी शेप दे सकता है। यह कॉन्ट्रडिक्शन कितना ब्यूटीफुल है। जो सबसे नरम दिखाई देता है, वही समय के साथ सबसे कठोर चीज को भी बदल देता है। भारतीय थॉट में जल फ्लूडिटी, कोहेंशन और एडेप्टेबिलिटी का प्रतीक है। और यही लेसन ह्यूमन साइकोलॉजी में भी दिखाई देता है। रिसाइलेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर परिस्थिति में लड़ते रहें। कभी कभी रिसाइलेंस का अर्थ है अडेप्ट करना। सिचुएशंस बदलेंगी, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा। रिलेशनशिप्स बदलेंगी, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज को समझना होगा। लाइफ हर पल आपका प्लान को चेंज करेगी, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को वहीं फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी अपनी आइडेंटिटी कंटेनर से नहीं बनाता। वह कंटेनर बदलने पर अपने फ्लो को बदल देता है। इसीलिए इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहेगा तो वह जल्दी थकेगा, लेकिन जो व्यक्ति अडेप्ट करना सीख जाता है, वह बदलती दुनिया को भी अपने साथ साथ आगे ले जाता है। पानी हमें सिखाता है
हर ऑब्स्टिकल को तोड़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ ऑब्स्टिकल को समझकर उनके आस-पास बहना होता है। थर्ड एलिमेंट है फायर एलिमेंट। वही आग जो जला सकती है वह बदल भी सकती है। अग्नि मनुष्य की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्कवरीज में से एक है। आग ने केवल अंधेरे को रोशन नहीं किया, उसने भोजन, सामग्री, धातुओं को ट्रांसफॉर्म तक किया, सभ्यताओं की टेक्नोलॉजिकल जर्नी को गति दी। और इसलिए अग्नि का सबसे सुंदर मेटाफर है ट्रांसफॉर्मेशन। भारतीय ट्रेडिशंस में अग्नि तेजस को ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा गया। आयुर्वेदा में भी यह डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेसन भी है। हम अक्सर अपने भीतर की इंटेंसिटी से डरते हैं, एंगर, एम्बिशन, पैशन, डिज़ायर। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा एनर्जी नहीं होती। प्रॉब्लम यह भी हो सकती है कि एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिली। एक अनकंट्रोल्ड फायर पूरे जंगल को जला सकती है, वहीं कंट्रोल्ड फायर खाना बना सकती है। डिफरेंस क्या है? कंटेनमेंट और डायरेक्शन का। यही बात ह्यूमन माइंड पर लागू होती है। एंगर को सप्रेस करना सॉल्यूशन नहीं, बल्कि उसे समझना और उसे कंस्ट्रक्टिव एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना, यह मैच्योरिटी है। एम्बिशन को एलिमिनेट करना ज़रूरी नहीं होता, उसे मीनिंगफुल पर्पस देना ज़रूरी होता है। इसलिए अग्नि फायर हमें क्या सिखाती है? वह कहती है ट्रांसफॉर्म करो, जलो मत। अपने पेन को, अपने एक्सपीरियंसेस को, मिस्टेक्स को, वजन को, ग्रोथ को आगे बढ़ाओ। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे वहीं रहने न देना, तुम्हारे भीतर हुआ उसके साथ आगे बढ़ना। फोर्थ एलिमेंट है एयर। हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी सब कुछ हिला देती है। हम हवा को देख नहीं रहे, बस उसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसी इनविजिबल मूवमेंट के बिना कुछ ही क्षणों में हमारा शरीर काम करना ही बंद कर देगा। यही है वायु की द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, और वी कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैराडॉक्स। इनविजिबल येट एसेंशियल। योगा और इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में वायु मूवमेंट और प्राण जैसे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। पंचमहाभूता फ्रेमवर्क में एयर को मूवमेंट का प्रिंसिपल माना जाता है, और मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें एक फैस्किनेटिंग डोरवे देता है। हमारे ब्रीदिंग और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच वास्तविक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है। यानी आपकी सांस केवल शरीर का परिणाम नहीं, आपकी ब्रीदिंग स्टेट आपकी नर्वस सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए स्लो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग को रिलैक्सेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वायु की लेसन केवल ब्रीदिंग नहीं है, हवा हमेशा चलती है, और शायद लाइफ भी ऐसे ही है। जहाँ मूवमेंट खत्म होता है वहाँ स्टेग्नेशन शुरू हो जाता है। नई जगह, नए विचार, नए स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स। कभी कभी हमें लाइफ में आंसर नहीं चाहिए होते, हमें चाहिए होती है मूवमेंट। एक कदम, एक कन्वर्सेशन, एक्सपेरिमेंट, डायरेक्शन, चाहे वो कोई भी डायमेंशन हो, बस एक मूवमेंट। मूव, क्योंकि मूवमेंट ही पॉसिबिलिटी को क्रिएट करता है। फिफ्थ है स्पेस, जो कि सबसे वंडरफुल एलिमेंट है, सबसे शक्तिशाली है, और जिसे हम देख नहीं सकते, है ना। आकाश, स्पेस अपने आप में ही कुछ रहस्यमयी शक्ति को संजोए हुए। यह थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि बाकी चीज़ों की तरह स्पेस को हम कभी पकड़ नहीं सकते। अगर स्पेस ना हो तो घर कहाँ होगा, आवाज़ कहाँ ट्रैवल करेगी, सांसें कहाँ चलेंगी, पेड़ कहाँ ग्रो करेंगे, और आपके विचार कहाँ जन्म लेंगे। स्पेस केवल एम्प्टीनेस नहीं है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। भारतीय फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स में आकाश को उस ओपननेस या फील्ड की तरह समझा जाता है जिसमें बाकी फिनोमिना अस्तित्व में आते ही हम अपने जीवन को भरते जा रहे हैं, चाहे वो ओपिनियन से हो, कंटेंट से हो, या शोर से। लेकिन क्या आपने अपने जीवन में खाली जगह छोड़ी है? क्योंकि हर खाली जगह बेकार नहीं होती। खाली जगह क्रिएट करती है पॉसिबिलिटीज़, थिंकिंग के लिए, पीस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, प्रोसेसेस के लिए, और रिकवरी के लिए, और कुछ बस होने के लिए।
मॉडर्न न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में अटेंशन के बारे में रिसर्च यह दिखाती है कि लगातार कॉग्निटिव डिमांड्स मेंटल रिसोर्सेज को फटीग कर सकती है। नेचुरल इन्वायरमेंट का सॉफ्ट फैसिनेशन इंटेंशनल रिकवरी में मदद करता है। तो शायद प्रोडक्टिविटी का अपोजिट हमेशा लेजीनेस नहीं होता, कभी कभी स्पेस की प्रोडक्टिविटी ही हिडन प्री रिक्विसाइट होती है। आकाश हमें सिखाता है कि हर जगह को भरना जरूरी नहीं होता, कुछ जगहों को खाली रखना भी विस्डम है। और अब एक प्यारा सवाल, इन पांचों का हमारे भीतर से संबंध क्या है? हाय, आई एम मनीषा और आज हम सिर्फ नेचर के 5 एलिमेंट्स को नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं एंशिएंट फ्रेमवर्क और से जुड़ी हुई बातें। बाहर जो है उसकी एक सिंबॉलिक भाषा हमारे भीतर भी है। यस, हमारे भीतर की रेप्लिका बाहर है और बाहर की भी रेप्लिका हमारे भीतर। पृथ्वी हमारी स्टेबिलिटी, जल हमारी एडेप्टेबिलिटी, अग्नि हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, वायु हमारी मूवमेंट और आकाश हमारा इनर स्पेस। इसलिए पंचमहाभूता को केवल 5 चीजें समझना शायद इस ट्रेडिशन को बहुत छोटा कर देना है। यह एक वे ऑफ ऑब्जर्विंग रियलिटी है और आयुर्वेदा की क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में भी इन 5 प्रिंसिपल्स को ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स दोनों को समझने के फ्रेमवर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य ने प्रकृति की नकल करके कितनी सारी दुनिया बना दी, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। नेचर सिर्फ हमें फिलोसॉफिकल लेसन्स नहीं देती, बल्कि हमें इंजीनियरिंग की कॉपी देती है। इसे कहते हैं बायोमिमिक्री। गेको के फीट ने साइंटिस्ट को रिवर्सिबल एडेसिव्स की इंस्पिरेशन दी। गेको ने माइक्रोस्कोपिक फूड स्ट्रक्चर्स इतनी इफेक्टिव एडिशन पैदा करी कि रिसर्चर्स ने उन्हें नैनो स्केल मैकेनिज्म्स को सिंथेटिक मटेरियल्स में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करी। यानी कभी कभी इनोवेशन का मतलब कुछ बिल्कुल नया से इन्वेंट करना नहीं होता, कभी इनोवेशन का मतलब हो जाता है नेचर ने जो पहले से सॉल्व करके रखा है उसकी ओर ध्यान से देखना। बर्ड्स ने फ्लाइट, प्लांट्स ने आर्किटेक्चर और मटेरियल स्ट्रेटजीज, गेकोस ने एडिशन, मसल्स ने अंडर वाटर एडिशन, लोटस लीफ से सेल्फ क्लीनिंग सरफेसेस जैसी टेक्नोलॉजीज की इंस्पिरेशन दी। प्रकृति करोड़ों वर्षों से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, हमने बस ऑब्जर्व करना शुरू करना है। शायद हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हम नेचर से दूर हैं, बल्कि यह है कि हमने देखना, ऑब्जर्व करना बहुत ही कम कर दिया है। हम देखते हैं शाम का समय होता है, हम सनसेट देखना चाहते हैं, लेकिन उससे लेसन्स नहीं लेते। हम नदियों को देखते हैं, लेकिन उससे उसकी एडेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल्स नहीं सीखते। हम पहाड़ों को देखते हैं, लेकिन उससे पेशेंस नहीं सीखते। हम आग को देखते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं देखते। हम आकाश यानी कि स्पेस को देखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। यही मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेंज ट्रेजेडी है। हम नेचर के बीच में रहकर भी उसकी लैंग्वेज भूल गए हैं। रिसर्च में नेचर एक्सपोजर और साइकोलॉजिकल वेलबींग के बीच एसोसिएशंस मिले हैं। अटेंशन रिस्टोरेशन और स्ट्रेस रिकवरी के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स भी इसी दिशा में काम करते हैं। हालांकि एविडेंस हर आउटकम के लिए इक्वली स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक रिव्यूज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में मिक्स्ड एविडेंस देते हैं। इसलिए नेचर को कोई मैजिकल क्योर मानना सही नहीं होगा, लेकिन उसे एक टीचर, रेगुलेटर, मिरर और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानना सही हो सकता है। ये पांचों तत्व हमें 5 प्रकार के सवाल देके जाते हैं। जैसे पृथ्वी हमें पूछती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ ग्राउंडेड हूँ। वाटर यानी कि जल हमें पूछता है कि मैं कहाँ अननेसेसरी रेसिस्ट कर रही हूँ, जबकि मुझे फ्लो करना है। अग्नि हमसे पूछती है मेरे भीतर कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है। वायु पूछता है मेरी ज़िंदगी में मूवमेंट कहाँ रुक गया है। और आकाश हमसे पूछता है कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा खाली स्थान है जिससे मैं बिना वजह भर रहा हूँ या भर रही हूँ। तब नेचर सीनरी नहीं रहेगी, वह हमारा मिरर बन जाएगी। और वही वजह है कि हजारों वर्षों से हम इंसानों ने
पहाड़ों की ओर जाते रहे, नदियों के किनारे बैठते रहे, अग्नि के सामने ध्यान करते रहे, हवा की आवाज़ सुनते रहे और आकाश की ओर देखते रहे। शायद वह बाहर की प्रकृति को नहीं, बल्कि अपने भीतर की प्रकृति को समझने की एक कोशिशें हैं। और अंत में शायद 5 एलिमेंट्स हमें 5 अलग-अलग बातें सिखाते हैं। वो एक ही बात के 5 रूप हैं, जो हैं स्टेबल रहो, फ्लो करना सीखो, चेंज हो, चलते रहो और अपने भीतर थोड़ी जगह बचाए रखो। क्योंकि हम प्रकृति से, नेचर से अलग नहीं हैं। हम उसी कहानी का हिस्सा हैं। हम उसी पृथ्वी से शुरू हुए हैं। उसी जल से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी अग्नि से हम ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं। उसी वायु से हम मोशन में जा रहे हैं और उसी आकाश पे हम जगह ले रहे हैं। इसीलिए नेचर हैज़ नेवर स्टॉप्ड टीचिंग अस। हमारा सवाल बस इतना है कि क्या हमने फिर से सुनना सुनना शुरू किया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। होप यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।